हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको थॉमस हॉब्स के बारे में बताया था और इस वीडियो में यूनिट 4 से जॉन लॉक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो यूनिट 4 है आपका, ये समझौतावादी विचारकों का है। यह यूनिट समझौतावादी विचारकों का है, जैसे कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो यूनिट 4 में आपको यूनिट 4 में दिया हुआ है। तो आइए आज हम जॉन लॉक के बारे में जानते हैं। जॉन लॉक कौन था, उसका विचार क्या था और सामाजिक समझौता के संबंध में उसके विचार क्या थे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने हॉब्स के बारे में पढ़ा है, तो हॉब्स का जो चिंतन है वह पूर्ण रूप से निगेटिव है, यानी कि उसने मानव स्वभाव का बिल्कुल नकारात्मक पक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि लॉक जो है वह मनुष्य का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, सकारात्मक पक्ष पर बल देता है, मनुष्य के सकारात्मक पक्ष पर बल देता है। तो जॉन लॉक का जन्म जो होता है वह 1632 में, जॉन लॉक का जन्म 1632 में इंग्लैंड में होता है। जैसा कि हॉब्स भी इंग्लैंड का होता है और लॉक भी इंग्लैंड का ही होता है। हॉब्स लॉक दोनों विचारक इंग्लैंड से ही होते हैं। जैसे ही हॉब्स का समय समाप्त होने वाला होता है, वैसे लॉक का जन्म हो जाता है और वैसे लॉक इंग्लैंड की राजनीति में पदार्पण करता है, वह अपने विचारों का प्रतिपादन करता है। तो जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के समरगेट काउंटी के रिंगटन में हुआ था। इंग्लैंड में समरगेट काउंटी के रिंगटन स्थान पर हुआ था। रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था, इसका जन्म होता है लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के समरगेट काउंटी के रिंगटन में होता है। इसकी जो शिक्षा होती है, इसकी भी शिक्षा हॉब्स की तरह से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में होती है और जॉन लॉक 1658 ईस्वी में एमए की उपाधि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त करता है। एमए की उपाधि प्राप्त करता है 1658 ईस्वी में। तो 1658 ईस्वी में एमए की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात जॉन लॉक एक शिक्षक बन जाता है और शिक्षक के साथ साथ ही वह चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन करने लगता है और फिर वह एक डॉक्टर भी बन जाता है। जॉन लॉक एक डॉक्टर भी बन जाता है। 1666 में उसकी मुलाकात 1666 ईस्वी में उसकी मुलाकात भिक्स पार्टी के संस्थापक एस्ले से होती है। जब एस्ले से लॉक की मुलाकात होती है तो लॉर्ड एस्ले का प्रभाव लॉक के जीवन के ऊपर पड़ जाता है, यानी कि एस्ले का लॉक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और 1672 में लॉर्ड एस्ले को चांसरी मिलती है। 1672 में लॉर्ड एस्ले जो एस्ले होते हैं वह लॉर्ड चांसलर बन जाते हैं। 1672 में यह एस्ले बन जाते हैं। जब एस्ले लॉर्ड चांसलर बन जाते हैं तो चूंकि लॉक भी एस्ले के साथ रहता है, एस्ले का प्रभाव लॉक के ऊपर भी पड़ा था, तो एस्ले से इसकी काफ़ी घनिष्ठ दोस्ती होती है। जब लॉर्ड एस्ले 1672 में लॉर्ड चांसलर चुने जाते हैं तो लॉक भी क्या होता है, वह उसको सरकारी सेवा में करने का अवसर मिल जाता है। तो लॉक भी क्या होता है, वह इसके साथ होता है, लॉर्ड चांसलर के साथ, यानी कि एस्ले के साथ होता है और लॉक को भी एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, यानी कि सरकारी सेवा में लॉक आ जाता है। लेकिन कुछ कारणों से लॉर्ड एस्ले अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और फिर जब लॉर्ड एस्ले इस्तीफा दे देते हैं तो जॉन लॉक की भी नौकरी चली जाती है, जॉन लॉक भी नौकरी छोड़ देता है। फिर 1679 ईस्वी में एस्ले को पुनः पद प्राप्त हो जाता है। तो जब 1679 ईस्वी में एस्ले को पुनः पद प्राप्त हो जाता है तो फिर जब 1679 ईस्वी में
लॉर्ड एस्ले को पुनः पद प्राप्त हो जाता है तो लाक भी इनके साथ आ जाता है और पुनः सरकारी सेवा में काम करने का अवसर मिलता है। लेकिन 1681 के दौरान वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल होती है। 1681 के दौरान इंग्लैंड में राजनीतिक उथल पुथल होती है, उथल पुथल होती है 1681 में। जब 1681 में इंग्लैंड में राजनीतिक परिवर्तन होता है, स्थितियों में परिवर्तन होता है, तो जॉन लॉक जो होता है वह वहाँ से फिर हॉलैंड चला जाता है। कहाँ चला जाता है लॉक? हॉलैंड चला जाता है और हॉलैंड जाकर वह अपने ग्रंथों को लिखने लगता है, अपने ग्रंथों को लिखने लगता है हॉलैंड जाकर। चूँकि इंग्लैंड में 1688 में क्रांति हो जाती है, 1688 में क्रांति होती है, क्रांति जिसको हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं या शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, या इसको शानदार क्रांति कहते हैं, या इसको हम रक्तहीन क्रांति कहते हैं, रक्तहीन क्रांति कहते हैं, रक्तहीन क्रांति कहते हैं 1688 में। उस समय जैसा कि 1685 में जेम्स द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो इसके जगह पे 1685 में इसके जगह पर जेम्स द्वितीय गद्दी संभालता है, जेम्स द्वितीय शासन संभालता है। लेकिन जेम्स द्वितीय भी काफ़ी निरंकुश विचारों वाला शासक था, वह निरंकुश शासन अपना जेम्स द्वितीय भी निरंकुश विचारों वाला शासक होता है, जिससे कि संसद के समर्थक जेम्स द्वितीय के विरुद्ध हो जाते हैं और अंततः 1688 में क्रांति हो जाती है, यानी कि रक्तहीन क्रांति होती है, गौरवपूर्ण क्रांति होती है। इस क्रांति में जेम्स द्वितीय गद्दी छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं ने 1649 में चार्ल्स प्रथम की तरह उसको भी फांसी पर लटका दिया जाए। तो वह इस डर से गद्दी छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ब्रिटेन के जो संसद समर्थक होते हैं वह परंपरावादी होते हैं, वह राजपद को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, राजपद को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जेम्स द्वितीय की पुत्री मेरी और उसके दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को संयुक्त शासन सौंप देते हैं, यानी कि जेम्स द्वितीय के पुत्री और दामाद मेरी और विलियम को संयुक्त शासन सौंप देते हैं, यानी कि मेरी विलियम वहाँ के संयुक्त शासन हो जाते हैं। और उसके बाद 1688 से फिर संसद की शुरुआत होती है, यानी कि संसदीय शासन की शुरुआत होने लगती है। तो इस तरह से विभिन्न घटनाएं घटित रहती हैं। लॉक के समय में विभिन्न घटनाएं घटित होती रहती हैं। और जैसा कि लॉक 1632 में पैदा होता है, 1704 ईस्वी में वह एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसा कि 1688 की क्रांति होती है तो लॉक इस क्रांति का समर्थक होता है, लॉक इस क्रांति का समर्थक होता है और इस क्रांति का प्रभाव लॉक के विचारों के ऊपर पड़ा था। जैसा कि 1649 में जो संसद होती है वह चार्ल्स द्वितीय को फांसी पर लटका देती है, तो 1649 का प्रभाव हॉब्स के विचार पर पड़ा था, हॉब्स के ऊपर पड़ा था। 1649 का प्रभाव हॉब्स के विचारों के ऊपर पड़ा था। हॉब्स देखता है कि मनुष्य कितना निर्दयी है कि वह सत्ता के लिए एक दूसरे को मारता रहता है। वही तो हॉब्स के विचार क्या हो जाते हैं, मनुष्य के संबंध में नकारात्मक हो जाते हैं, एकांगी दृष्टिकोण वह प्रस्तुत करता है। वहीं लॉक देखता है कि कितना शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है, जेम्स द्वितीय गद्दी छोड़कर भाग जाता है और कहीं भी एक बूंद रक्त भी नहीं निकलता है, यानी कि शांतिमय तरीके से सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। तो जॉन लॉक देखता है कि मनुष्य कितना दयालु है, कितना सहानुभूति है, परोपकार है उसके अंदर, यानी कि यही इसी का प्रभाव 1688 का ही प्रभाव लॉक के विचारों के ऊपर पड़ता है कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से मनुष्यों ने सत्ता का परिवर्तन कर दिया, कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई या हिंसक घटनाएं नहीं हुई। तो इस तरह से लॉक 1632 ईस्वी में पैदा होता है और 1704 ईस्वी में वह एक्सपायर कर जाता है, यानी कि 1704 ईस्वी में वह मर जाता है। 1704 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। लॉक ने अपने जीवन में विभिन्न रचनाएं लिखी, जैसे पहली रचना है ए लेटर ऑन टॉलरेशन, ए लेटर ऑन टॉलरेशन। तो हम देख सकते हैं कि लॉक ने अपने जीवन में विभिन्न रचनाएं लिखी। उसकी कुछ रचनाएं हैं,
पहला ए लेटर ऑन ट्रांसलेशन है, 1689 में पब्लिश होती है। दूसरा है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो 1689 में पब्लिश होती है। तीसरा है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो 1690 में पब्लिश होती है। चौथी पुस्तक है द सेकेंड लेटर ऑन ट्रांसलेशन, 1690 में पब्लिश होती है। पांचवी पुस्तक है थर्ड एंड फोर्थ लेटर ऑन ट्रांसलेशन, पांचवी पुस्तक है थर्ड एंड फोर्थ लेटर ऑन ट्रांसलेशन, 1692 में पब्लिश होती है। छठी पुस्तक है द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिन या कैरोलिना या कैरोलाइन, 1692 में पब्लिश होती है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं, लेकिन जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है। यह जो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, यही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी में जॉन लॉक ने अपने सारे विचार दिए हैं, इसी में सारे विचार दिए हैं। और मानव स्वभाव का वर्णन उसने एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में किया है। इसमें मानव स्वभाव का वर्णन किया है, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसमें उसने मानव स्वभाव का वर्णन किया है। तो टू ट्रीटीज गवर्नमेंट के प्रथम भाग में रॉबर्ट फिल्मर द्वारा प्रतिपादित दैवी सिद्धांतों की आलोचना की गई है। यानी कि जो टू ट्रीटीज गवर्नमेंट है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, यह दो भागों में लिखी गई है। पहले भाग में रॉबर्ट फिल्मर ने जो पैट्रियार्का में रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पैट्रियार्का, तो पैट्रियार्का में उसने दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसमें रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना की गई है। दूसरी पुस्तक में हाब्स ने जो लेवियाथन में विचार दिए हैं, हाब्स ने जो लेवियाथन में विचार दिए हैं, उस लेवियाथन की आलोचना की गई है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, इसमें रॉबर्ट फिल्मर के दैवी अधिकारों के सिद्धांतों की आलोचना की गई है और हाब्स के लेवियाथन की आलोचना की गई है। यह कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न बनते हैं इससे कि हाब्स की लॉक ने किस पुस्तक में पैट्रियार्का के दैवी सिद्धांतों की आलोचना की है, या फिर लॉक ने हाब्स के लेवियाथन की आलोचना किस पुस्तक में की है, किस पुस्तक में की है या किस पुस्तक में की है। तो जब लॉक ने टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में हाब्स और रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना की गई है, तो वाहन ने इस पुस्तक को दो नाली बंदूक कहा है। वाहन ने इस पुस्तक को दो नाली बंदूक कहा है, दो नाली बंदूक कहा है। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कोटेशन फॉर एग्जामिनेशन। तो वाहन ने इसको दुनाली बंदूक कहा है कि एक बंदूक जो हाब्स की तरफ से है और दूसरी बंदूक रॉबर्ट फिल्मर की तरफ से है। वाहन ने इस पुस्तक को दुनाली बंदूक कहा है कि जिसकी एक नली है, बंदूक की एक नली जो है वह हाब्स के विचारों की आलोचना करता है और दूसरी नली जो है, एक नली जो है हाब्स की ओर तनी हुई है और दूसरी नली जो है वह रॉबर्ट फिल्मर की तरफ तनी हुई है, रॉबर्ट फिल्मर की तरफ तनी हुई है। तो जॉन लॉक के टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट को वाहन ने दुनाली बंदूक की संज्ञा दी है। अब देखते हैं कि लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां क्या होती हैं। जैसा कि हर विचारक के ऊपर उसके युग का प्रभाव होता है, तो लॉक के विचारों के ऊपर भी उसके युग का प्रभाव पड़ा था। जैसा कि लॉक के समय 1688 की क्रांति होती है, लॉक के समय 1688 की क्रांति होती है। इस क्रांति ने लॉक को काफ़ी प्रभावित किया था। इसने मानव स्वभाव का वर्णन करने में लॉक की सहायता की थी। जैसे कि शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल अहिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है, मनुष्य कोई संघर्ष नहीं करता है, हर मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है, हर मनुष्य एक दूसरे से सिंपैथी रखता है। तो सिंपैथी के कारण ही जेम्स द्वितीय की जान बच गई थी, सिंपैथी के कारण ही जेम्स द्वितीय की जान बच जाती है और जेम्स द्वितीय गद्दी छोड़कर भाग जाता है। तो जेम्स द्वितीय गद्दी छोड़कर भाग जाता है। तो इस तरह से लॉक देखता है कि मनुष्य शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन करता है। दूसरा कि जो उस समय का दौर होता है, जो 16वीं 17वीं शताब्दी का जो दौर होता है,
वह दौर निरंकुश शासन की तरफ से जनतंत्री शासन की तरफ से होता है। विभिन्न देशों में निरंकुश शासन को समाप्त किया जा रहा था और वहाँ पे जनतंत्री शासन स्थापित किया जा रहा था। तो लाक देखता है कि जो सरकार होती है लोगों की सहमति से ही होती है, निरंकुश शासन अधिक दिनों तक नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर विभिन्न देशों के संवैधानिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए लाक जन सहमति का सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि जो राजा है या शासक है वह जनता की सहमति से ही शासन कर सकता है। वहीं उस समय वाणिज्यिक वर्गों का विस्तार हो रहा था, वाणिज्यिक वर्गों का विस्तार हो रहा था। और जैसा कि वाणिज्यिक वर्ग का जब विस्तार हो रहा था तो यह एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाया करते थे। जो वाणिज्यिक वर्ग होता है, व्यापारिक वर्ग होता है, यह व्यापारी वर्ग एक देश से दूसरे देश में जाया करता था। यह नए नए देशों से परिचित होता था, यह नए नए देशों से परिचित होता था। और विभिन्न देशों में जैसा कि इंग्लैंड जो होता है वह साम्राज्यवादी विचारों को, जो इंग्लैंड होता है वह साम्राज्यवादी नीतियों का पोषक होता है। और 17वीं शताब्दी तक आते आते इंग्लैंड ने विभिन्न देशों पर कब्जा कर रखा था। जैसे 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, इसी तरह से विभिन्न देशों को इसने कब्जा कर रखा था। तो जो व्यापारी वर्ग होता है यह विभिन्न देशों में जाकर वहां पर उपनिवेश स्थापित कर लेता है, वहां व्यापार करने लगता है। और यह जो व्यापारी वर्ग होता है यह अधिक से अधिक उदारवादी नीतियों के समर्थक होते हैं। यह चाहता था कि सरकार जो हो ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि हमारा व्यापार फल फूल सके। तो इस तरह से लाक के ऊपर उदारवाद का प्रभाव होता है और लाक उदारवाद का जनक कहा जाता है। लाक भी उदारवाद का जनक कहा जाता है, यानी लाक को हम क्या कहते हैं? उदारवाद का जनक। उदारवाद का जनक किसको कहा जाता है? जॉन लाक को कहा जाता है, क्योंकि इसने उदारवादी नीतियों का प्रतिपादन किया था, व्यक्तिवादी नीतियों का प्रतिपादन किया था। यह व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का पक्षधर होता है, जहां हाब्स व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करने का पक्षधर नहीं होता है। यानी कि हाब्स के लेवियाथन में जो समझौता होता है उसमें सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का अर्पण कर देते हैं। लेकिन लाक ने जो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में प्रतिपादित किया है कि इसमें यह कहा है कि व्यक्ति अर्पण नहीं करता अपने अधिकार, उसके अधिकार ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उसके प्राकृतिक अधिकारों का अंत नहीं होता है, उसके अधिकार ज्यों के त्यों बने होते हैं। केवल शासन करने के लिए वह समझौता करते हैं और समझौते के तहत शासन को संचालित करने का अधिकार केवल शासक को देते हैं। यानी कि वह एक और शासक को देते हैं और शासक जनसहमति से ही शासन कर सकता है। तो इस तरह से वह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, यानी कि न्यासिता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। लाक जो है न्यासिता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जिसको अभी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से लाक के विचारों के ऊपर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। उस समय आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल रही थी, चेंज हो रही थी, समाज में परिवर्तन हो रहा था, आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा था। तो इन सारे विचारों का प्रभाव लाक के ऊपर पड़ता है और लाक के जो विचार होते हैं तत्कालीन शासन व्यवस्था के, सामाजिक व्यवस्था के, आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल हो जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं लाक का मानव स्वभाव। इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। जैसा कि हाब्स मनुष्य को दीनहीन, डरपोक, कायर, स्वार्थी, कुत्सित और हिंसक पशु बताया है। यानी कि जितनी भी मनुष्य के अंदर बुराइयां हैं, सारी बुराइयों का वर्णन हाब्स ने किया है और उसी बुराइयों को मानव स्वभाव बताया है। लेकिन जॉन लाक के ऊपर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, जैसा कि 1688 की क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जॉन लाक मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानता है, वह विवेकशील प्राणी मानता है। जॉन लाक कहता है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वह सब कुछ अपने विवेक से काम करता है, वह अपने विवेक से काम लेता है और विवेक के अनुसार ही आचरण करता है, अपने विवेक के अनुसार ही आचरण करता है। तो जैसा कि लाक भी उपयोगितावादी सिद्धांतों के अनुसार ही वर्णन करता है। वह कहता है कि हर मनुष्य जो है दुखों से बचना चाहता है और सुख प्राप्त करना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है और सुख प्राप्त करना चाहता है। तो वह सुख प्राप्त करने के लिए विभिन्न आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो लाक कहता है कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वह मनुष्य
के अंदर सहानुभूति की भावना होती है, सहानुभूति की भावना होती है, दया की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है। मनुष्य सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करता है, दया, मनुष्य के अंदर दया होता है, प्रेम होता है और उसके अंदर सहयोग होता है, उस सहयोग भी होता है, सहयोग भी होता है। ये सब मनुष्य के अंदर होता है। वो लाक कहता है कि मनुष्य एक शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहता है, यानी कि लाक के अनुसार मनुष्य के अंदर सहानुभूति की भावना होती है, दया, प्रेम, सहयोग की भावना होती है। वो सारे मनुष्य आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। जैसा कि हाब्स प्राकृतिक अवस्था को निरंतर संघर्ष की अवस्था बताया है, लेकिन यहाँ लाक प्राकृतिक अवस्था को निरंतर संघर्ष की अवस्था नहीं बताया है। वह कहता है कि मनुष्य के अंदर सब कुछ होता है, मनुष्यों व्यक्तियों के प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के अंदर सब कुछ होता है। वह शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहता है। मनुष्यों में दया, प्रेम, परोपकार, सहयोग की भावना होती है। मनुष्यों में दया, प्रेम, परोपकार और सहयोग की भावना होती है। तो जो प्राकृतिक अवस्था होती है, प्राकृतिक अवस्था जो होती है वह कैसी होती है? शांति, सद्भावना, शांति, सद्भावना, प्रेम, शांति, सद्भावना, प्रेम, पारस्परिक सहायता, पारस्परिक सहायता और रक्षा की अवस्था। लाक कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह शांति, सद्भावना, प्रेम, पारस्परिक सहायता और रक्षा की अवस्था होती है। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में कोई कमी नहीं होती है, प्राकृतिक अवस्था में कोई कमी नहीं होती है। मनुष्य प्राकृतिक कानूनों के अनुसार आचरण करता है। मनुष्य किसके अनुसार आचरण करता है? प्राकृतिक कानूनों के अनुसार आचरण करता है। प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करता है मनुष्य, प्राकृतिक कानूनों के अनुसार आचरण करता है। या प्राकृतिक कानून क्या होता है? वह कहता है कि उस समय प्राकृतिक कानून जो होता है वह प्रज्ञा होती है, यानी यह विवेक होता है। मनुष्य अपने विवेक के अनुसार आचरण करता है, अपनी प्रज्ञा के अनुसार आचरण करता है। जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होती है। सभी व्यक्ति समान होते हैं, सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, यानी कि स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होती है। सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, सभी व्यक्ति समान होते हैं, क्योंकि जो सृष्टि का संचालन होता है वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है, जो विवेक पे आधारित होते हैं। सारे मनुष्यों के अंदर विवेक होता है और सभी व्यक्तियों, चूंकि सभी व्यक्तियों के अंदर विवेक होता है, इसलिए सभी अपने विवेक के अनुसार आचरण करते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसे कि वह दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। यानी कि तुम जिस तरह से सम्मान पाना चाहते हो तो दूसरों का भी सम्मान करो, यानी कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा तुम दूसरों के लिए भी करो। तो जो प्राकृतिक अवस्था होती है यह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की अवस्था होती है, स्वतंत्रता की अवस्था होती है। यानी कि इसमें जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की अवस्था होती है। इसमें हर व्यक्ति अपने कार्य करता है, सभी को अपने कार्य करने की खुली छूट होती है, सबको अपनी संपत्ति की उपभोग की छूट होती है, सभी लोग अपनी संपत्ति का उपभोग करते हैं और सभी लोग अपने शरीर का प्रयोग करते हैं, अपने शरीर का प्रयोग करते हैं। उसके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। जैसा कि हाब्स के प्राकृतिक अवस्था में जान माल की असुरक्षा रहती है, सबके जान और सबके प्राणों को, सभी लोगों को प्राणों का भय बना रहता था, संपत्ति हरण का भय बना रहता था। न तो प्राण सुरक्षित होते हैं न तो संपत्ति सुरक्षित होती है। परंतु लाक की प्राकृतिक अवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों के प्राण सुरक्षित रहते हैं, लोगों की संपत्ति सुरक्षित होती है, लोग प्राकृतिक कानूनों के अनुसार आचरण करते हैं। उनकी प्रज्ञा या उनका विवेक जो कुछ कहता है उसके अनुसार वह आचरण करते रहते हैं। तो मनुष्य अपनी प्रज्ञा के अनुसार कार्य करता था। किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और संपत्ति को हानि नहीं पहुंचती थी। किसी भी वह व्यक्ति जो होता था वह किसी भी दूसरे व्यक्ति के संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाता था, स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचाता था, स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाता था और संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाता था। तो इस तरह से मनुष्य प्राकृतिक कानूनों के साथ साथ प्राकृतिक अधिकारों का भी पालन करते थे। प्राकृतिक कानून तो होता ही है, साथ साथ प्राकृतिक अधिकार भी होते हैं, प्राकृतिक अधिकार भी होते हैं। लाक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। पहला, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार,
दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यहाँ 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का लाक वर्णन करता है और लाक कहता है कि सारे व्यक्तियों के पास अधिकार होते हैं, सभी लोग अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं। जीवन का अधिकार, सभी लोगों को अपने प्राणों को जीने, सभी लोगों को अपना जीवन जीने का अधिकार होता है। यानी कि यह प्राकृतिक अवस्था इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि हम किसी भी व्यक्ति के प्राणों का हरण नहीं कर सकते हैं। यदि हम किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते हैं तो उसको मार भी नहीं सकते हैं। तो सभी लोगों के प्राण सुरक्षित रहते थे, सब लोग अपने जीवन का आनंद उठाते थे, सभी व्यक्ति स्वतंत्र होता था। क्योंकि प्राकृतिक कानून समान होते थे, सभी लोग प्राकृतिक कानून का पालन करते थे और प्राकृतिक कानून जो होता था सबके ऊपर समान रूप से लागू होता था। तो सभी लोग स्वतंत्र होते थे, सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते थे। यानी कि सभी लोग अपने स्वतंत्रता की सुरक्षा कर, सभी लोग स्वतंत्रता का भरपूर आनंद ले सकते थे। वहीं संपत्ति का अधिकार लोगों को मिला हुआ है, संपत्ति का अधिकार लोगों को मिला हुआ था। अब संपत्ति का क्या है? लाक कहता है संपत्ति। लाक ने संपत्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया है कि संपत्ति है क्या। वह कहता है कि जब हम किसी प्राकृतिक वस्तु में अपना श्रम आरोपित कर देते हैं, तो वह संपत्ति बन जाती है। जब किसी प्राकृतिक वस्तु में व्यक्ति अपने श्रम को आरोपित कर देता है तो वह संपत्ति बन जाती है। जैसे कि जंगल में लकड़ियां हैं, जंगल से हम लकड़ी काट कर लाते हैं और अपने यहाँ रखते हैं, अपने दरवाजे पे रखते हैं, तो वह हमारी संपत्ति हो गई। क्योंकि जंगल किसका है? सबका है, वह सबकी संपत्ति है, हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम जंगल में गए और वहाँ से लकड़ी काट कर लाते हैं और अपने दरवाजे पर रखते हैं, जब लकड़ी को कोई दूसरा व्यक्ति उठा ले जाता है तो हम संघर्ष करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वह मेरी संपत्ति है, उसमें मैंने अपना श्रम लगाया है, तब यह संपत्ति हो जाती है। तो इस तरह से लाक संपत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि प्राकृतिक वस्तु और श्रम को मिलाने से संपत्ति का निर्माण होता है। यह जो संपत्ति का अधिकार है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन में आते हैं कि लाक के किस अधिकार में अन्य दोनों अधिकार निहित हैं, किस अधिकार में अन्य दोनों अधिकार निहित हैं। तो लाक के संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दोनों निहित होता है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दोनों निहित होता है। तो इस तरह से लाक प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। यानी कि लाक के प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ होता है, किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। फिर ऐसा क्या होता है कि समझौता करना पड़ता है। जहाँ लाक भी समझौते की बात करता है, लेकिन फिर क्या होता है? सब लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, सब लोग प्रेम करते हैं, सहानुभूति करते हैं, लोगों के अंदर दया की भावना भी कार्य करती है, लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे। यानी कि प्राकृतिक अवस्था बिल्कुल इस तरह से होती है कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने पड़ोसी से मांग भी लेते थे और अपने पड़ोसी को दे भी देते थे। तो जब प्राकृतिक अवस्था बिल्कुल शांति की अवस्था होती है, सद्भावना की अवस्था होती है, समरसता की अवस्था होती है, सहयोग की अवस्था होती है, फिर ऐसी आवश्यकता क्या हुई कि समझौता करना पड़ा। अब समझौता क्यों होता है? लाक कहता है कि इस प्राकृतिक अवस्था की 3 कठिनाइयां होती हैं। प्राकृतिक अवस्था की 3 कठिनाइयां होती हैं। पहला, कानून की व्याख्या करने की कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं होती है। यानी कि जो प्राकृतिक कानून होता है सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं, उसका एक कोई सर्वमान्य सत्ता नहीं होती है कि वह प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या कर सके और सबको प्राकृतिक कानूनों की स्पष्ट व्याख्या कर सके। तो ऐसी कोई सत्ता नहीं होती है। वही कानूनों को क्रियान्वित करने वाली कोई सत्ता नहीं होती है। यानी कि क्रियान्वयन कानूनों को क्रियान्वित करने वाली कोई सत्ता नहीं होती। सब लोग अपने अपने कानूनों का उपभोग करते हैं और कानूनों की परिभाषा अपने अनुसार देते हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायाधीश का अभाव होता है। निर्णय यानी कि एक न्यायाधीश का अभाव होता है, सर्वोच्च न्यायाधीश का अभाव होता है।
सर्वोच्च यानी कि निष्पक्ष निर्णय का अभाव होता है, या निष्पक्ष निर्णय का अभाव होता है। तो ये कठिनाइयाँ होती हैं लाक के प्राकृतिक अवस्था में। ये कुछ कठिनाइयाँ होती हैं कि कानून की व्याख्या करने की सर्वोच्च सत्ता किसी के पास नहीं होती है। कानून की व्याख्या सभी लोग करते हैं, कानून के क्रियान्वयन की कोई सत्ता नहीं होती है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है कि जो सबको नियंत्रित कर सके, सबके ऊपर समान कानून लागू कर सके। न्यायाधीश का अभाव होता है, निष्पक्ष निर्णय का अभाव होता है, यानी कि जब किसी दो व्यक्तियों में झगड़े होते हैं तो वह निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाता है, वह प्राय अपना पक्ष लेता है, अपने लोगों का पक्ष लेता है। तो ये कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। तो हम देखते हैं कि लाक के प्राकृतिक अवस्था में बहुत कठिनाइयाँ नहीं होती, लेकिन हाब्स के प्राकृतिक अवस्था में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ होती हैं। उसमें व्यक्ति न तो संतुलित रहता है, न तो सुरक्षित रहता है, प्राण सुरक्षित नहीं रहते, संपत्ति सुरक्षित नहीं रहते। तो हाब्स के प्राकृतिक अवस्था में विभिन्न कठिनाइयाँ होती हैं और सब लोग अपने अधिकारों का अर्पण एक व्यक्ति को कर देते हैं। तो हाब्स निरंकुश शासन की स्थापना करता है, निरंकुश शासन की स्थापना करता है। लेकिन जो लाक होता है वह कहता है कि जब समझौता होता है, जब व्यक्तियों के बीच समझौता होता है, तो ये जो सारे अधिकार हैं व्यक्ति के, ये सारे जो अधिकार हैं, ये अधिकार बने रहते हैं, ये अधिकार बने रहते हैं, अधिकारों का अर्पण नहीं करते हैं। सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। लाक कहता है कि सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया और इसी समझौते से किसकी उत्पत्ति होती है? राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य की उत्पत्ति होती है, इसी समझौते से राज्य की उत्पत्ति होती है। यानी कि अब मनुष्य ने अपने जो मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार थे, उस अधिकारों का परित्याग किया। किस अधिकार का त्याग किया? स्वयं कोई कानून की व्याख्या करने का अधिकार, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार कानून की व्याख्या नहीं करेगा। स्वयं को क्रियान्वित करने का अधिकार, यानी कि प्राकृतिक कानूनों को स्वयं के अनुसार व्यवहार में नहीं लाएगा। वहीं न्यायाधीश का अभाव या निष्पक्ष निर्णय का अभाव, यानी कि वह जो व्यक्ति होता है वह स्वयं किसी को दंडित नहीं करेगा, व्यक्ति स्वयं किसी को दंडित नहीं करेगा। तो इन तीन प्रकार के अधिकारों का अर्पण व्यक्ति किसमें कर दिया? जन समूह में कर दिया। व्यक्ति किसमें किया? एक समूह में किया। वह किसी एक व्यक्ति को नहीं किया, वह एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में, वह एक व्यक्ति या एक समूह में कर दिया है। यहाँ लाक के सामाजिक समझौते में वह किसी भी निरंकुश संप्रभु के अधीन अधिकारों का समर्पण नहीं करता है, बल्कि वह एक समूह को करता है, एक समूह को करता है। और जब समूह को करता है तो यहीं से राज्य की उत्पत्ति होती है। यही समूह जो है राज्य की उत्पत्ति होती है, यानी कि अपने अधिकारों का अर्पण किस में कर देता है? समूह अर्थात राज्य में कर देता है। और राज्य फिर कानून बनाता है, उसको क्रियान्वित करता है, जो उल्लंघन करता है उसको दंडित करता है। तो जो लाक का समझौता होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। आइए हम देखते हैं कि लाक की प्राकृतिक अवस्था का अंत किस प्रकार होता है। प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है तो समझौता होता है। समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है और राज्य की उत्पत्ति होती है। यानी कि समझौता करते हैं व्यक्ति और समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है, फिर राज्य की उत्पत्ति होती है। तो उसके समझौते की विशेषताएं क्या होती हैं? उसकी पहली विशेषता है कि व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का परित्याग नहीं किया। व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का परित्याग नहीं किया। जैसे कि हाब्स के प्राकृतिक अवस्था में, हाब्स के सामाजिक समझौते में व्यक्ति अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, सभी अधिकार समर्पित कर देता है। किसको? एक निरंकुश संप्रभु को। व्यक्ति विद्रोह नहीं कर सकते हैं। विद्रोह कब कर सकते हैं? या शासक का प्रतिरोध कब कर सकते हैं? जिसके लिए समझौता हुआ था। यानी कि जब व्यक्ति के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाता है, व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर पाता है, आत्मरक्षा नहीं कर पाते हैं, व्यक्ति के प्राणों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो प्राणों की सुरक्षा के आधार पर लाक के सामाजिक समझौते में व्यक्ति विरोध कर सकता है शासक का। लेकिन लाक के सामाजिक समझौते में ऐसा कुछ नहीं है। लाक कहता है कि सभी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों का परित्याग नहीं किया, केवल शासन करने का अधिकार दिया है। और जो यह अधिकारों का परित्याग किया है यह किसी एक व्यक्ति में नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण समुदाय में किया है। यह संपूर्ण समुदाय में किया है या समाज में किया है, या जिसको हम राज्य कहते हैं,
राज्य में किया है, जिसको सबने मिलकर बनाया है, जिसको सबने मिलकर बनाया है। तो अधिकारों का समर्पण जो होता है वह राज्य में होता है, समुदाय में होता है, और वह समुदाय में होता है, और समुदाय जो होता है वह प्रजा के अनुसार ही शासन करता है, प्रजा की सहमत से ही शासन करता है। तो जिस तरह से हाब्स के संप्रभुता के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन यहाँ पर समाज के ऊपर विभिन्न नियंत्रण हैं। समाज या राज्य के ऊपर विभिन्न नियंत्रण होता है, समाज के ऊपर नियंत्रण है, ऊपर विभिन्न नियंत्रण है, समाज के ऊपर विभिन्न नियंत्रण होते हैं। लाग कहता है कि समाज के ऊपर विभिन्न नियंत्रण होते हैं, यानी कि परंपराओं का नियंत्रण होता है, लोगों का नियंत्रण होता है। तो इस तरह से विभिन्न नियंत्रण होते हैं, परंपराओं और लोगों का विभिन्न नियंत्रण समाज के ऊपर रहता है। समाज उस नियंत्रण के अनुसार ही कार्य करता है, समाज कोई अपने से कार्य नहीं करता है, वह नियंत्रण के अनुसार ही कार्य करता है, वह जनता की इच्छाओं के अनुसार ही शासित होता है। तो लाग के सामाजिक समझौता में समझौता दो होते हैं। लाग दो समझौते की बात करता है, दो समझौते की बात करता है, दो समझौते की बात करता है। एक समझौता व्यक्ति और व्यक्ति में होता है, और एक समझौता संपूर्ण व्यक्ति ने समाज को या राज्य को, एक समझौता संपूर्ण समाज या राज्य में होता है। और जब व्यक्ति और व्यक्ति में समझौता होता है तो सिविल सोसाइटी की स्थापना होती है, सिविल सोसाइटी की स्थापना होती है, नागरिक समाज की स्थापना होती है। लोगों में समझौता होता है, समझौते के द्वारा यह शर्त तय होती है कि सभी लोग शांति से रहेंगे और कानून की व्याख्या करने का अधिकार अमुक सत्ता को दे देंगे, और अमुक सत्ता के कानूनों का जो उल्लंघन करेगा उसको दंड दिया जाएगा, और सभी लोग उस दंड को स्वीकार करेंगे। तो पहले तो सिविल सोसाइटी की स्थापना होती है, सिविल सोसाइटी की स्थापना के बाद स्टेट की स्थापना होती है, यानी कि सभी लोगों ने कुछ अधिकार दिए, इस स्टेट को, इस राज्य को, इस समाज को अधिकार दिए, और उन्होंने अपेक्षा यह की कि यह समाज के अनुरूप कानून बनाएगा और समाज के अनुरूप शासन करेगा, यह कानून और न्याय व्यवस्था का संवाहक होगा, कानून और न्याय व्यवस्था प्रतिपादित कराएगा। यानी कि लाग का जो समझौता होता है वह अस्थायी होता है। समझौता क्या है? अस्थायी है, समझौता अस्थायी। लाग का सामाजिक समझौता अस्थायी होता है। वह कहता है कि यह समझौता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला समझौता होता है, यह समझौता पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला समझौता होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला समझौता कैसे होता है? जैसे समझौता हमने किया, हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां तो समझौता करेगी नहीं। तो ऐसे में लाग कहता है कि जो व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं, जब उनकी आने वाली पीढ़ियां राज्य की सेवाओं को स्वीकार कर लेते हैं, राज्य की इच्छाओं को स्वीकार कर लेते हैं, राज्य में रहना पसंद करते हैं, तो यह मान लिया जाता है कि इन्होंने उस समझौते को स्वीकार कर लिया है। तो समझौते के द्वारा यह समझौता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, समझौता एक अस्थायी होता है। और इस समझौते के द्वारा, इसी समझौते के द्वारा एक न्यास की स्थापना होती है, जिसको लाग ट्रस्टीशिप करता है, या न्यासिता का सिद्धांत लाग प्रतिपादित करता है। न्यासिता का मतलब होता है कि एक ऐसा समूह होता है जिसमें सारे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, सारे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, और कोई भी एक व्यक्ति अपने से कार्य नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने से कार्य नहीं कर सकता है, वह सबकी सहमति लेकर कार्य करेगा। तो इसी तरह से राज्य भी सबकी सहमति लेकर कार्य करेगा। तो इस तरह से लाग जो होता है वह जनप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन करता है, या लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन करता है, जिसको हम जॉन लाग के राज्य और सरकार संबंधी विचारों में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको लाग का सामाजिक समझौता बताया, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक समझौता। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाग के शासन और सरकार संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।